बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का आज की केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट चल रही है। आज स्टार्ट करेंगे अपन फेज इक्विलिब्रियम, प्रवस्था साम्य। फर्स्ट टॉपिक है इसका फेज रूल। फेज रूल पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक तो सिस्टम क्या है, एक प्रवस्था क्या है, एक फेज इक्विलिब्रियम क्या है। तो सबसे पहले देखें सिस्टम, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। ब्रह्मांड का वह चक्र जिसे अध्ययन के लिए चुना गया हो, जो कि ब्रह्मांड के शेष भाग से किसी काल्पनिक या वास्तविक परिसीमा द्वारा पृथक किया हुआ हो, तंत्र कहलाता है। किसी तंत्र में एक या अधिक ऐसे भाग हैं जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट, संगठन में सब तरफ समान और जिन्हें यांत्रिक विधि से हम पृथक कर सकते हैं। तंत्र के ऐसे भाग को प्रवस्था कहते हैं। और जब किसी भी तंत्र की एक से अधिक प्रवस्थाएं परस्पर साम्य में हो तो ऐसे तंत्र प्रवस्था साम्य कहलाते हैं। यदि किसी तंत्र में एक ही प्रवस्था है तो इसे होमोजीनियस सिस्टम, और यदि एक से अधिक प्रवस्थाएं हैं तो उसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जब किसी विषमांगी तंत्र हेट्रोजीनियस सिस्टम में विभिन्न प्रवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में हो तो इसे हेट्रोजीनियस साम्य, विषमांगी साम्य कहते हैं। प्रवस्था नियम को देखें तो गिब्स के द्वारा प्रवस्था का नियम दिया गया था है, जो कि निम्न है, अर्थात F बराबर C माइनस P प्लस 2, जहां P बराबर प्रवस्थाओं की संख्या है, C बराबर नंबर ऑफ कंपोनेंट है और F बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि है। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं अपन, प्रवस्था। फेज क्या है? तो प्रवस्था की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। पुणे में आपको बता दूं कि तंत्र के वे भाग जो एक समान संगठन वाले हो, भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो और जिन्हें यांत्रिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, प्रवस्था कहलाती है। जैसे हम देखें कि परस्पर क्रिया न करने वाले गैस जैसे N2, O2 और CO2 का कोई मिश्रण है और ये मिश्रण होमोजीनियस मिश्रण है, तो इसके लिए प्रवस्था का मान 1 होगा। दूसरा उदाहरण लें, यदि गैसों का मिश्रण है और सामान्य परिस्थितियों में परस्पर क्रिया करती है, जैसे अमोनिया और HCl गैस को मिलाया जाए तो NH4Cl गैस बनेगी और फिर क्या बनेगी? सॉलिड बनेगी। तो यहाँ देखें तो तंत्र की दो प्रवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? गैस और सॉलिड। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं, वाटर प्लस KI का समभांगी मिश्रण देखें, होमोजीनियस, अर्थात प्रवस्था एक ही होगी। लेकिन जल व बर्फ देखें तो इसके लिए प्रवस्था 2 हो गई। दूसरा उदाहरण लें, दो परस्पर विलेयशील द्रवों का मिश्रण में केवल एक प्रवस्था होगी, लेकिन यदि परस्पर अविलेयशील द्रवों का मिश्रण लें तो दोनों द्रव अलग अलग रहेंगे, विषमांगी साम्य बन जाएगा और क्या होगा? प्रवस्था 2 होगी। पिघली हुई 2 या अधिक धातुओं के लिए सदैव प्रवस्था 1 होगी, जबकि भिन्न भिन्न ठोसों के मिश्रण के लिए ठोसों की प्रवस्था अलग अलग होगी। जैसे हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, और देखें पिघली हुई 2 या अधिक धातुओं के लिए P बराबर 1 होता है, जबकि भिन्न भिन्न ठोसों के मिश्रण के लिए ठोस की एक ही प्रवस्था होती है। जैसे हम देखें, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है दोनों ही, और CO2 गैस है। तो इस तंत्र के लिए प्रवस्था का मान क्या होगा? 3। कॉम्पोनेंट, अगला टॉपिक है कॉम्पोनेंट। साम्य में किसी तंत्र के घटकों की संख्या उन स्वतंत्र प्रवर्ती अवयवों की न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से किसी तंत्र की
प्रत्येक प्रवस्था की रासायनिक समीकरण द्वारा व्याख्या कर सकें, कंपोनेंट कहलाती है। जैसे ये निम्न अभिक्रिया है तो ये दो कंपोनेंट ही है, कोई से भी दो कंपोनेंट ले लें, हम तीनों प्रवस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं। माना कि पहले हमने कंपोनेंट लिया कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, तो तीनों प्रवस्थाएं की व्याख्या निम्न प्रकार कर देते हैं। दूसरी बार हमने बी के अनुसार लिया CO कैल्शियम कार्बोनेट और CO2, दोनों घटक लिए, तो इन दोनों घटकों के द्वारा तीनों प्रवस्थाओं की व्याख्या हम कर रहे हैं। इस प्रकार आगे देखें हम, दूसरी बार हमने कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोनों को घटक के रूप में लिया, ये रे दोनों घटक के रूप में, तो तीनों प्रवस्थाओं की व्याख्या होती है। इस प्रकार घटकों की वह न्यूनतम संख्या है जो प्रत्येक प्रवस्थाओं को व्याख्यात कर सके। अक्रियाशील तंत्र के लिए घटकों की संख्या उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर ही है, लेकिन क्रियाशील तंत्रों के लिए घटकों की संख्या C डैश बराबर C माइनस R माइनस Z, जहाँ C क्या है, अवयवों की संख्या है, जहाँ R क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की संख्या है, तथा Z क्या है, नियंत्रित परिस्थितियों की संख्या है। अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसी भी तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि स्वतंत्र चर, ताप, दाब, सांद्रता आदि की वह न्यूनतम संख्या है जिनके द्वारा तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। अर्थात फिर से दोबारा सुन लो, किसी भी तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि स्वतंत्र चर जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि की वह न्यूनतम संख्या है जिनके द्वारा तंत्र को पूर्ण रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे जल एक ही प्रवस्था में है, तो इसकी व्याख्या करने के लिए ताप व दाब दो पैरामीटरों की आवश्यकता होगी, तो तंत्र क्या है, द्विचर होगा। यदि तंत्र को परिभाषित करने के लिए एक ही पैरामीटर की आवश्यकता है तो तंत्र एक चर होगा, और यदि तंत्र को परिभाषित करने के लिए एक भी चर की आवश्यकता नहीं है तो तंत्र क्या होगा, अचर होगा। अगला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, प्रवस्था नियम की व्याख्या या उसका। सबसे पहले देखें, अक्रियाशील तंत्र में प्रत्येक प्रवस्था के विभिन्न अवयव केवल एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो इस तंत्र के लिए माना कि प्रवस्था P है, घटक C है, तो इनकी स्वतंत्रता कोटि क्या होगी, F। तो स्वतंत्रता कोटि ज्ञात करने के लिए निम्न फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्रता कोटि बराबर उन चरों की कुल संख्या जिन्हें बताना आवश्यक है माइनस उपलब्ध समीकरणों की संख्या। तो किसी तंत्र के चरों की कुल संख्या जो तंत्र को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए आवश्यक है वह है, पहला एक ताप है, एक दाब है और एक सांद्रता पद है। कौन सा, PC। सांद्रता पद यहाँ PC क्यों लिया गया, क्योंकि प्रत्येक प्रवस्था में प्रत्येक अवयव विद्यमान है, तब C घटक तथापि प्रवस्था के लिए कुल सांद्रता क्या होगी, PC। अतः कुल चरों की संख्या कितनी होगी, PC प्लस 2। दो क्या हो गए यहाँ, एक तो ताप और एक दाब। आगे देखें, किसी भी तंत्र में कुल प्रवस्थाएं P है तो उपलब्ध समीकरणों की संख्या भी क्या होगी, P। साथ ही प्रत्येक अवयव के लिए P-1 समीकरण है और C घटक है, तो आवश्यक समीकरण क्या हो जाएगा इसके लिए, C इंटू P-1। अतः समीकरणों की कुल संख्या क्या होगी, P प्लस C इंटू P-1, समीकरण 3। तो समीकरण 1 और 2 और 3 से देखें तो समीकरण 4 प्राप्त होता है। समीकरण 4 को हल करें तो समीकरण 5 प्राप्त होता है, जिसका वैल्यू क्या है, F बराबर C माइनस P प्लस 2। यही क्या है, प्रवस्था रूल है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।